इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड दोनों में रिस्क कितना है, किस किस तरह का रिस्क है, इसी पर आज हम बारीकी से बात करेंगे। इक्विटी के रिस्क तो अमूमन मोटे तौर पे लोगों को पता ही होते हैं, लेकिन चलिए चर्चा की शुरुआत डेट म्यूचुअल फंड से करते हैं और इसमें भी डेट म्यूचुअल फंड के किस तरह के फंड में किस तरह का रिस्क है, इससे मैं चाहती हूँ कि आप शुरुआत करें, क्योंकि देखिए 16 तरह की कैटेगरीज हैं डेट में। एक तरह से इस कैटेगरी को इतना लंबा बनाने का मकसद ये भी रहा है कि इसमें पारदर्शिता और एकरूपता जो है निवेशकों को मिल सके, ताकि वो अपने जोखिम को समझें, निवेश करने की अपनी समय सीमा को समझें, उसके मुताबिक रणनीति बनाएं। लेकिन जहाँ तक जोखिम की बात है, ये बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। शुरुआत करते हैं आपसे, बताइए डेट म्यूचुअल फंड में जोखिम को लेकर किस तरह से निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। हाय कविता। जैसे कि आपने शो के बिगिनिंग में बताया कि कभी भी इन्वेस्टमेंट में आपको कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, तो कुर्बानी शायद सही वर्ड नहीं होगा, आई वुड एग्री, बट एक इन्वेस्टर को हमेशा एक ट्रेड ऑफ करना पड़ता है रिस्क और रिटर्न के बीच में। तो अगर आपको बहुत ही ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपको थोड़ा रिटर्न कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आपको बहुत बढ़िया रिटर्न चाहिए तो आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, कभी कभी ज्यादा भी लेना पड़ सकता है। तो अगर आप रिस्क को समझेंगे तो आप बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो डेट हो। तो अगर हम डेट की शुरुआत करना चाहते हैं तो एक्चुअली डेट इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो इंडिया में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है रिटेल इन्वेस्टर के लिए कंपेयर टू इक्विटी। इन आर ओपिनियन लोगों को लगता है डेट आसान है, लेकिन डेट थोड़ा ज्यादा मुश्किल है समझने के लिए, अगर आप पूरी 16 कैटेगरी समझने की कोशिश करेंगे तो अगर हम लोग जितनी भी 16 कैटेगरीज हैं उनमें मेन टाइप के रिस्क समझने की कोशिश करें तो वो शायद सिर्फ 3 ही हैं। पहला रिस्क मैं कहूंगा कि जो कि डेट फंड में नहीं होना चाहिए, वो है क्रेडिट रिस्क। इसका मतलब ये होता है कि जब आप डेट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स में, और फंड मैनेजर अल्टीमेटली आपका पैसा लगा रहा होता है कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फंड मैनेजर पैसा दे रहा होता है कोई कंपनीज को उनके बिजनेस एक्सपांशन करने के लिए, उनका वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए, या कोई ना कोई यूज के लिए। और एक्सपेक्टेशन होती है फंड मैनेजर की कि उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा बाय द कंपनी, और वो इंटरेस्ट आपके एनएवी में ऐड होगा और रिटर्न बन के आपको मिलेगा। लेकिन कभी कभी फंड मैनेजर्स कोई ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग या ब्याज चुकाने की क्षमता या आपका प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट चुकाने की क्षमता थोड़ी कम होती है कंपेयर टू अदर कंपनीज। तो जैसे रिटेल इन्वेस्टमेंट हम समझ सकते हैं एज रिटेल बोरोवर्स एज वेल, कि जब हम लोग होम लोन लेते हैं या कार लोन लेते हैं बैंक से, तो हमारा होता है क्रेडिट स्कोर जो बैंक चेक करती है हमको लोन देने के पहले। वैसे ही हर कंपनी का इंडिया में क्रेडिट रेटिंग भी होता है। ट्रिपल रेटेड कंपनीज होती हैं जो कि बढ़िया कंपनीज हैं, ब्रांड बड़ी है, रेवेन्यू विजिबिलिटी है, उनके पास क्षमता ज्यादा है आपका प्रिंसिपल चुकाने के लिए। और वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है सॉवरेन, जिसकी रेटिंग बोला जाता है कि ये बोरोवर कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा क्योंकि वो आपको पैसा हमेशा लौटाएगा। और वैसे ही और कंपनीज भी होती हैं, डबल ए माइनस, बी माइनस, अलग अलग कैटेगरीज की कंपनीज होती हैं। जितना कम आप जितना दूर ट्रिपल ए से जाएंगे, मतलब आप क्रेडिट रिस्क लेने की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर जितना आप क्रेडिट रिस्क लेंगे आपको शायद ब्याज ज्यादा मिलेगा एज अ फंड मैनेजर। तो आप अगर सतर्क इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डेट में, तो ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करिए जहां पे क्रेडिट रिस्क कम हो या बिल्कुल ना हो। क्योंकि अगर आप डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और थोड़ा बहुत आप रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो देयर इज नो पॉइंट कि आप है ना अननेसेसरी ऐसी कंपनीज में पैसा उधार दें जो शायद आपका पैसा लौटा ना पाए। बिल्कुल, लेकिन अब जैसे कि हम थोड़ा सा डेट की और निवेशकों को लेके जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे लोग शायद डेट को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो आपने रिस्क बताए हैं उसमें से मौजूदा हालात में अगर हम इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात करें, क्रेडिट रिस्क की बात करें, इन्फ्लेशन रिस्क की बात करें, मुख्य तौर पर अगर हम इन तीनों को देखना चाहें, मौजूदा समय में किस तरह के डेट फंड में आपको लगता है कि ये रिस्क कम है और क्यों है, और अगर निवेश की रणनीति बनानी हो तो बनाई जा सकती है। हाँ कविता, अगर हम सेकेंड रिस्क समझेंगे विच इज इंटरेस्ट रेट रिस्क, तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और अगर मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसे फंड्स में जो कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स खरीद रही है, तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है मार्केट में। इसका रीजन ये है कि अगर
ब्याज दर मार्केट में चल रहा था फॉर एग्जांपल 7% और आपके लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ने 7% वाले पेपर्स लिए थे, लेकिन जब मार्केट में अगर रेपो रेट बढ़ गया और ब्याज दर मार्केट में पहुंच गए 7.5%, तो आपके जो फंड्स में बॉन्ड्स पड़े हुए हैं उनकी मार्केट में वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि उनकी डिमांड कम हो जाती है, कोई खरीदने को तैयार नहीं होता है क्योंकि मार्केट में 7.5% का ब्याज का पेपर मिल रहा होता है। तो हर इन्वेस्टर जो नया पैसा लगाता है वो 7.5 वाला पेपर खरीदता है। उसकी वजह से जो आपके एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स होते हैं उनको 7.5 ब्याज आने के लिए बॉन्ड वैल्यू गिर जाती है। तो जब भी मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट रिस्क ये होता है कि अगर ब्याज दर बढ़े तो आपकी बॉन्ड की प्राइसेस कम हो जाएंगी, मतलब आपकी एनएवी कम हो जाएगी। तो वैसे ही अगर इंटरेस्ट रेट घटने वाले होते हैं तो जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं उनकी वैल्यू सबसे ज्यादा बढ़ती है। वो इसलिए क्योंकि जब मार्केट में बॉन्ड 7% का चल रहा है और कल का रेट 6.5 हो गया, तो सडनली हर इन्वेस्टर 7% वाला कूपन खरीदेगा या बॉन्ड खरीदेगा और 6.5 वाले में इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो आपकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैं नहीं कहूंगा कंप्लीटली हर मार्केट में एप्लीकेबल है। जब बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट है तब इंटरेस्ट रेट रिस्क है, जब घटते हुए इंटरेस्ट रेट है तो शायद आपको गेन मिलेगा। तो ये सेकंड एक अनसर्टेनिटी बोलूंगा मैं, इंस्टेड ऑफ रिस्क, ये ऊपर नीचे होता है। तीसरा आपने बताया इन्फ्लेशन रिस्क, ये ऐसा है कि आपको डेट फंड्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग का मौका दें। अगर आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ओवरनाइट फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये इमरजेंसी के लिए होते हैं। आप इसमें इन्फ्लेशन बीटिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं मिलेगा। तो आपको ये कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जहां पे आपका जो अर्निंग कैपेसिटी है बॉन्ड्स का इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट वो ज्यादा होना चाहिए इन्फ्लेशन से। तो ये तीन तरीके के रिस्क हैं जो आपको समझने चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग एनी डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी। राइट, चलिए मेरे ख्याल से मोटे तौर पे हमने डेट पर काफ़ी बात कर ली है, लेकिन इक्विटी पर बात करना चाहिए। निवेशकों को रुझान थोड़ा सा इसमें ज़्यादा होता है। इसको ना संतोष, पता क्या होता है, कई बार लोगों को इक्विटी से जुड़े हुए जोखिम भी पता होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि दूसरे को मुनाफा हुआ है तो हमको भी हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए या इस बात को ना समझते हुए लोग इक्विटी में अपने पैसे डाल लेते हैं और क्योंकि समझ नहीं होती है अपने हाथ जला भी लेते हैं। मोटे तौर पर क्या क्या जोखिम होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के? तमाम अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं, एक एक कैटेगरीज वाइज बताइए। श्योर। सो सबसे पहले तो आप जब इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं कविता, तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये कि मार्केट एक वोलेटाइल एटमॉस्फियर है। आपको हमेशा ओपन रहना पड़ेगा कि जब आपने पैसा लगाया इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में तो उतार चढ़ाव एक रोज की बात होती है और होगी और हमेशा रहेगी। तो आपको सबसे पहले समझना है कि आप कितना वोलेटिलिटी झेल कर सकते हैं, लेकिन मतलब ये कि कितना अप एंड डाउन अपनी वैल्यू में आप रोज देख सकते हैं। जब आपकी वैल्यू बढ़ जाए तो आपको बहुत खुशी होगी, लेकिन वैल्यू गिर जाए तो बहुत दुख होगा। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं मतलब आप वोलेटिलिटी झेल नहीं पाएंगे ज्यादा, क्योंकि आपको ना गेन से ज्यादा खुशी होनी चाहिए, ना लॉस से ज्यादा दुख होना चाहिए, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उतार चढ़ाव होने के साथ साथ आपका पैसा ओवर लॉन्ग टर्म बढ़ जाएगा। लेकिन ये अगर वोलेटिलिटी रिस्क आप नहीं समझते तो आपको इन्वेस्टमेंट इक्विटी में दूर रहना चाहिए या फिर ऐसे कैटेगरीज करनी चाहिए जो कम वोलेटाइल हो। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स अधिकतर कम वोलेटाइल होते हैं कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स। फ्लेक्सी कैप फंड्स कम वोलेटाइल रहेंगे कंपेयर टू स्मॉल कैप फंड्स। तो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहां वोलेटिलिटी कम है, अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि रिस्क को नहीं लेना चाहते मार्केट वाले। सेकेंड रिस्क होता है सेक्टर का रिस्क। बहुत सारे इन्वेस्टर, जैसे आपने बताया कि किसी और ने पैसा बना दिया तो वो लोग भी उसी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि शायद टाइम निकल चुका होगा वो इन्वेस्टमेंट करने का। तो जैसे कि हमने देखा 2021 में बहुत लोगों ने डिजिटल इंडिया फंड खरीदे जो कि आईटी सेक्टर फंड्स हैं या फिर न्यू सेक्टर जो कंपनीज हैं जो स्टार्टअप्स हम लोग यूज करते हैं उनके प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया हुआ फंड था। तो ऐसे फंड्स ने बहुत अच्छा रिटर्न 2021 की स्टार्टिंग में दिया, लेकिन ऑलमोस्ट 30-40% की गिरावट आई इन फंड्स में इन सेकेंड हाफ ऑफ 2021 और अभी तक। तो ऐसे समझना चाहिए हम लोगों को कि आप जो सेक्टर एक्सपोजर ले रहे हो तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन रिस्क आ जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके पूरे पैसे
एक ही जगह लगे पड़े हैं, एक ही सिमिलर स्ट्रैटेजी या सिमिलर सेक्टर में लगे हुए हैं, जिसका अगर एक उतार-चढ़ाव झटका बहुत जोर से आया, तो आपका पैसा बहुत नीचे गिर सकता है। तो आप कंसंट्रेशन रिस्क से दूर रहिए बाय अवॉइडिंग पुटिंग ऑल मनी पूरा पैसा एक सेक्टर में लगाने से दूर रहें। तीसरा रिस्क होता है फंड मैनेजर रिस्क कि जो फंड मैनेजर एक कॉल ले रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक कॉल ले रहा है, वो गलत चला जाए। आपने कोई ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लिया आपके फंड मैनेजर ने, जो एक्चुअली नुकसान हुआ या फिर फायदा उतना नहीं पड़ा। ये आप बियॉन्ड अ पॉइंट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये एक म्यूचुअल फंड्स इक्विटी में एक रिस्क हमेशा रहेगा आपके साथ। और चौथा होता है कि लिक्विडिटी रिस्क, जो एक्चुअली फंड मैनेजर को उतना नहीं आता है या उतना एनकाउंटर नहीं करते, क्योंकि वो मैनेज करते हैं लिक्विडिटी रिस्क को। लेकिन आप अगर ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स ट्रेड होती हैं ऑन दी स्टॉक एक्सचेंजेस, तो आपने कोई ऐसे ईटीएफ्स लिए हैं जिसमें लिक्विडिटी नहीं है, तो आप जब खरीदने जाएंगे तो शायद आपको महंगा मिलेगा, और जब बेचने जाएंगे तो शायद सस्ते में बेचना पड़ेगा। तो ये आपको रिस्क दिमाग में रखना है जब आप ईटीएफ्स बाय कर रहे हो तो। तो ये 3-4 रिस्क हैं इक्विटीज में। इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क हो तो आप इन्वेस्ट नहीं करें, आप रिस्क को समझिए, कौन सा रिस्क आपके लिए सुटेबल है, कौन सा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का। तो संतोष, ऐसे में होता ये है कि शुरुआत में तो आपने समझ लिया कि क्या परिभाषा है म्यूचुअल फंड में निवेश रिस्क को लेकर और इक्विटीज़ में खास तौर से, लेकिन जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आर्थिक तौर पर भी जब आप आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली भी जब आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रिस्क हैं जो आपके जीवन में कम हो जाते हैं। तो एक कॉमन परिभाषा में अंत तक कौन सा ऐसा रिस्क है जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है? क्या इस तरह की कोई एनालिसिस की जा सकती है, क्योंकि आपकी रिस्क प्रोफाइल भी तो बदलती है ना? हाँ कविता, सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपको पता है कि आप एक कोई निवेश अपने कोई लक्ष्य के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जिट प्लान क्या है, कि आप इन्वेस्टमेंट्स में एग्जिट कैसे करेंगे। क्योंकि पैसा तभी बन पाएगा आपका जब आप बेचेंगे। तो अगर बेचने का आपने प्लान नहीं किया या आपको एक आइडिया नहीं है कि कब किस सरकमस्टांसेस में या कौन से साल में आप बेचना प्रेफर करेंगे इन्वेस्टमेंट को, तो आपके लिए रिस्क बन सकता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग तरीके से देखूं, तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कोई गोल के लिए, तो अगर आपका 10 साल का गोल है, तो आप ऐसे प्लान करिए कि जैसे जैसे आप गोल के आस पास आना शुरू होंगे, मतलब 7वें साल, 8वें साल, 9वें साल और 10वें साल, फाइनली आपके पोर्टफोलियो में रिस्क कम होते रहना चाहिए। चाहे ये कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर हो या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। और इसको इसलिए दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट्स आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो आपको अपने गेन्स प्रोटेक्ट करने हैं। क्योंकि मार्केट की जो वोलेटिलिटी होती है, जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो आपके गेन्स को पूरे खा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा 2021 में अक्टूबर नवंबर के आसपास मार्केट ऑलमोस्ट 18,500 निफ्टी गया था, और अभी तक वो लेवल वापस नहीं आई है। हम 9 महीने क्रॉस कर चुके हैं उस टाइम को, शायद 10 महीने क्रॉस कर चुके हैं आज, फिर भी वो लेवल अभी तक नहीं आई है। तो ये अगर आप ऐसे इन्वेस्टर थे जिसको 2022 में या 2023 में इन्वेस्टमेंट निकालने का प्लान करना था, और आपने देखा नहीं कि मार्केट लेवल ऊपर है, तो आपको प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए थे, या अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए था कि इक्विटी कंपोनेंट कम हो जाए। तो ये एक रिस्क है जो कि कभी भी आ सकता है आपके पोर्टफोलियो में। तो आपको अपनी इन्वेस्टर पर्सनैलिटी जो हम बोलते हैं, रिस्क प्रोफाइलिंग जिसको बोलते हैं, और अपनी गोल की एंड डेट आपको याद रखनी है। उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे तो आपकी रिस्क कम होती जाएगी। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.